स्टॉक मार्केट की एक ऐसी कंपनी जिसके बिना टायर जो हम लोग देखते हैं गाड़ियों के अंदर टायर्स हो गए, हमारे जूते का जो सोल बनता है, वो जो मटेरियल जिससे बनता है उसका एक मेन इंग्रेडिएंट को बनाने वाली एक कंपनी है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। कंपनी का जो नाम है वो है ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी काफ़ी पुरानी है। इसके बारे में पहले हम तो थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी करती क्या। जैसे हमने बात की कि ये टायर बनाने वाला जो काम है, जो टायर बनता है वो नेचुरल रबर के साथ में फिर ये जो केमिकल बनाती है जिसको हम बोलते हैं इनसोल्यूएबल सल्फर, उसमें मिक्स करना पड़ता है। केमिकल प्रोसेस क्रिएट होता है जिसके बाद में एक टायर बनता है। टायर जितना हम लोग हार्ड देखते हैं, उसको स्टिफ देखते हैं, हीट रेजिस्टेंस देखते हैं, कोल्ड रेजिस्टेंस देखते हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ये वाला केमिकल मिलाने के बाद में ही उसके अंदर में आता है। तो ये है इनसोल्यूबल सल्फर। सो अगर इस कंपनी का थोड़ा सा हम पास्ट को देख लेते हैं तो कंपनी 1978 में शुरुआत की गई थी, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। कंपनी का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था दारू हेरा केमिकल्स लिमिटेड, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको बनाने के लिए शुरुआत में इसको शुरुआत किया गया था। उसके बाद में इसको मर्ज कर दिया गया 1984 में ओरिएंटल कार्बन लिमिटेड के नाम से कंपनी के अंदर में, और बाद में इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड, और तभी से यही नाम चलता आ रहा है। उसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारी नई फैक्ट्रीज खोली, कई सारे बिजनेसेस थे वो पुराने जो प्रॉफिटेबल नहीं थे उनको बंद किया, और आज के दिन ये जो कंपनी बना रही है वो मोस्टली जो काम कर रही है, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम में ले रही है और दूसरा इनसोल्यूएबल सल्फर है उसको बनाने में काम में ले। इससे कंपनी शुरुआत हुई है, ये जेपी गोयनका ग्रुप की कंपनी है, और जेपी गोयनका खुद इसके चेयरमैन हैं आज भी, और इसके जो एमडी हैं अरविंद गोयनका आज के दिन इनके एमडी हैं। और अगर कंपनी की कैपेसिटी की बात की जाए तो आज के दिन ये कंपनी अच्छी खासी कैपेसिटी के अंदर में जो है कैपेसिटी है इसकी, जो जो प्रोडक्ट्स ये बनाती है, जो कि इनसोल्यूबल सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के अंदर में अगर देखा जाए तो 17,000 टन, 17,500 टन का एक जो धारूहेरा हरियाणा में जो प्लांट है वहाँ पर जो कैपेसिटी है, 22,000 टन की जो कैपेसिटी है वो गुजरात में है, और 88,000 टन की धारूहेरा हरियाणा, अगेन जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में, वहीं वाला जो प्लांट है उसकी 88,000 टन सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की, ओलियम बनाने की कैपेसिटी है। अगर इस कंपनी के अंदर में हम आगे बात करते हैं, इससे पहले जान लेते हैं कि जिस सेगमेंट में जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसका कल का फ्यूचर क्या है, आज के दिन उसका कितना बड़ा मार्केट है वो, उसकी अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर एक रिसर्च पेपर पाया। उस पेपर के अंदर में ये दिखाया गया है कि ये जो आज के दिन जो डिमांड है वो डिमांड है 300,000, मतलब 3 लाख टन की आज के दिन डिमांड है, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो टायर्स बनते हैं उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट की तरह काम में आता है, जिसको हम बोलते हैं इनसोल्यूबल सल्फर। हम इसकी बात करेंगे किस तरीके से काम आता है। तो यहाँ पे 3 लाख टन जो है आज के दिन के 2022 के अंदर में इसका मार्केट था, और आगे 5.31% सीएजीआर से ग्रो करने की उम्मीदें हैं इसी मार्केट की। तो अगर आज के दिन देखा जाए तो कंपनी की जो कैपेसिटी है वो खुद ही 17,500 और 22,000, तो ये लगभग कितनी हो गई, ये 40,000 के आसपास में लगभग कैपेसिटी है, और डिमांड कितनी है 3 लाख। तो कंपनी के पास में अभी बहुत बड़ा मार्केट अभी भी अवेलेबल रहेगा, कैपेसिटी के मुकाबले भी कंपनी कितना बड़ा मार्केट कैप्चर कर पाती है वो अलग बात है, कैपेसिटी को ही और बढ़ाना पड़ेगा। और कंपनी का जो मेन मोटिव है, जो कि कंपनी अपने बताती है कि हमारा एक मिशन है कि दुनिया के हर टायर में हमारा ही प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, बात खत्म, क्लियर टारगेट है, कोई दिमाग में बछड़ी नहीं है। अब ये जो हमने इनसोल्यूबल सल्फर की बात की, ये क्यों ज़रूरी है इस प्रोसेस के अंदर में, अगर उसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग प्रोसेस देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर इज मॉडिफाइड, मतलब एक नेचुरल रबर होता है वो अपने आप में बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा टेंजिबल और हीट रेजिस्टेंस नहीं होता, इतना ज़्यादा कोल्ड रेजिस्टेंस नहीं होता है, बट उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ डेवलप करने के लिए हमें इसको केमिकली प्रोसेस करना पड़ता है इस सल्फर के साथ में, जिसके बाद में इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और ये यूजेबल हो जाता है। तो ये बहुत ही, अब ये हो गया कि इनसोल्यूबल सल्फर ही ज़रूरी है क्या, और कोई प्रोडक्ट्स या केमिकल्स अवेलेबल है मार्केट में जिसको ये प्रोसेस किया जा सके? बिल्कुल है मार्केट में, बट इतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, इतना ज़्यादा मतलब बेटर रिजल्ट देने वाला और कोई केमिकल अभी प्रेजेंटली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं, मार्केट में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। तो एक तो चीज़ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर के अंदर में टायर्स की वजह से इसकी डिमांड कम हो सकती है। तो हम लोग सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ में शिफ्ट हो सकता है पूरा का पूरा मार्केट, बट टायर तो रहेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, इंजन चेंज हो जाएगा, पॉइंट। तो डिमांड बढ़ने की उम्मीदें हमें, मतलब कम होने की उम्मीदें बहुत कम है, इसकी इनफैक्ट बढ़ने की उम्मीदें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ में अगर कंपनी की आज के दिन हाल मतलब देखते हैं पोजीशन कहाँ पर है, अपने आप में पोजीशन कर रखा है, तो इंडिया के अंदर में एक सोल सप्लायर है, और आज के दिन इंडिया का मार्केट जो कैप्चर कर, मतलब इंडिया का एक मैन्युफैक्चरर है सोल मैन्युफैक्चरर, क्योंकि इसके अंदर में एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा हाई है।
क्योंकि यहाँ से इस कंपनी को स्टार्ट कर पाना, इस केमिकल को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर पाना एक बहुत बड़ा हाई बैरियर है, यहाँ पर एंट्री बैरियर है। इसी के साथ में इसमें जल्दी से कोई घुस नहीं पाता है, नया प्लेयर घुस नहीं पाता है। और आज के दिन 50 to 60% का जो मार्केट शेयर है वो इसी कंपनी के पास में है, और ऑलमोस्ट 10% वर्ल्ड का मार्केट इसी कंपनी के पास में है। और फ्यूचर में कंपनी बोल रही है वर्ल्ड का जो 10% है उसको मैं बहुत ज़्यादा लेवल से इंक्रीज करना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी जो ये जो मेन पर्टिकुलर काम है, ये चाइना में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो ये काम करती है, सबसे बड़ा सप्लायर चाइना ही है आज के दिन। ये चाइना हर मार्केट में घुसा हुआ है और इस कंपनी का जो, इस इंडस्ट्री का जो आज के दिन पीई है वो 31 का चल रहा है, और कंपनी का जो पीई है वो 17 का चल रहा है। इसका मतलब देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन द इंडस्ट्री पीई एंड द कंपनीज पीई। सो गैप को फुलफिल कर सकता है नियर टर्म के अंदर में ये वाली कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो। अब कमाई की अगर देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ईयर दर ईयर जो हम सेल को देख पा रहे हैं, ईयरली अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज बढ़ती ही जा रही है। कोरोना के पास में एक हिकअप देखने को मिला था, बट उसके बाद में कोरोना हिकअप से क्रॉस करके अभी अगेन जो सेल है वो बढ़ती ही जा रही है। बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सेल बढ़ती ही जा रही है, बट जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो पहले अच्छे खासे बढ़ रहे थे कोरोना से पहले, बट कोरोना के बाद में जो 2021 है उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो घट गए काफ़ी अच्छे वाले तरीके से। लगभग मतलब सेल बढ़ी है बट प्रॉफिट्स कम हो गए। इसके पीछे जो मेन रीजन जो यहाँ पर नजर आ रहा है उसको देखें, एक्सपेंस नजर आ रहा है, मतलब मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, और जो कंपनी प्राइस चार्ज करती है अपने जो कस्टमर्स हैं उनको, वो उसने वहीं पर रखा है। तो इस चीज़ का जो मटेरियल कॉस्ट बढ़ने का जो जो दबाव है वो कंपनी खुद के ऊपर फेस कर रही है, खुद ही ले रही है। तो आने वाले टाइम में अगर मटेरियल जो कॉस्ट है, अगर प्राइस बढ़ा देती है कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का, तो वहाँ पर अपने को अगेन प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। कंपनी अपनी डोमिनेंट पोजीशन उसको मेंटेन रखना चाहती है, जिसकी वजह से वो प्राइस को बढ़ा नहीं रही है, ताकि जो चाइना वाला जो मार्केट है वहाँ से भी तो सेम प्रोडक्ट आता है, इंपोर्ट होता है इंडिया में। तो अगर कस्टमर्स को कहीं और से सही सस्ते में वही माल मिलेगा तो वो उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो कंपनी को अपने प्राइस को बढ़ा भी नहीं सकती है। बट जैसे जैसे कंपनी जो इंडिया का जैसे चीज़ें बढ़ती हैं और चाइना की जो चीज़ें हैं बैन लगता है या फिर एक परसेप्शन चेंज होता है, तो इंडियन पब्लिक की जो कंपनीज हैं, इंडिया की जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर में जो ऑर्डर्स की भरमार हो सकती है आने वाले टाइम में। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से कंपनी की सेल मेंटेन रख रही है। नेट प्रॉफिट्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, बट फ्यूचर में ये थोड़ा सा चेंज होने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी अगर हम 2021 के बारे में देख पा रहे हैं 46 देन अगेन 54 हुआ है सीधा ही, और अभी आने वाले टाइम में जो अगले साल है इसको हम और थोड़ा बढ़ावा देख सकते हैं। कंपनी डिविडेंड रेगुलरली पे कर रही है, चाहे इसने कोरोना का टाइम हो चाहे नहीं हो, ये अपने शेयर होल्डर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, बैलेंस शीट को पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि रिजर्व्स जो हैं कंपनी के बढ़ते ही जा रहे हैं टाइम के साथ में, और कंपनी ने जो लोन था वो बढ़ाता ही जा रहा था, बट इस साल कंपनी ने अपना लोन भी घटाना चालू कर दिया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी की साइड से कि उन्होंने लोन के ऊपर में कम करना स्टार्ट कर दिया, जबकि टोटल लाइबिलिटी कंपनी की कम नहीं हुई है, क्योंकि कंपनी कमाई कर रही है। ठीक है, कंपनी नेट प्रॉफिट्स को यूज कर रही है, अब अपना लोन कम करना चाह रही है, जिसकी वजह से जो जो इंटरेस्ट में पैसा जा रहा है वो इन्वेस्टर्स के लिए बचे। इसीलिए हमने देखा था ROC 11% का, ROE 8.5%। इसका मतलब कंपनी बैंकों के लिए ज़्यादा पैसा कमा रही है, इन्वेस्टर्स के लिए कम पैसा बचा रही है। अब कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1978-74 उस वक्त की कंपनी है। तो ये कंपनी के पास में जो लैंड है, अच्छे खासे एसेट्स हैं, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, बिल्डिंग्स अच्छे खासे हैं और प्लांट एंड मशीनरी भी अच्छी खासी है। तो कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसकी टाइम के साथ में जो वैल्यू है वो बढ़ती है। एक तो होता है कि आपने चाय का ठेला स्टार्ट किया जिसमें आपने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग की वैल्यू तो साइड में बढ़ ही रही है, साथ में आप जो इनकम कमा रहे हैं वहाँ से कोई बिजनेस करके, वो एक्स्ट्रा कमाई हो रही है आपकी। तो यहाँ पे दो तरफ से प्रॉफिट होता है ऐसी टाइप की कंपनीज की जिनके पास में फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। एंड सेकंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स के पास में अनचेंज्ड पड़ा हुआ है 51.76% काफ़ी सालों से, क्योंकि प्रमोटर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अपनी शेयर होल्डिंग को कम करने में। बट यहाँ पर एक इशू नज़र आता है कि FIIs के पास में 0.70 थी आज से मतलब 3 साल पहले, उसके बाद में अभी भी 0.70 है। बीच में उन्होंने बढ़ाया था स्टेक को, बाद में वापस कम कर दिया। अभी उम्मीद है एक सपोर्ट के पास में चार्ट आ गया है तो वो फिर बढ़ा सकते हैं। बट साथ ही अगर DII के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं तो यहाँ पे 19% थी 3 साल पहले उनके पास में शेयर होल्डिंग, आज के दिन सिर्फ 12% बची हुई है और रेगुलरली कम कर रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें नजर आता है कि DIIs इतना ज़्यादा क्यों बेच रहे हैं। इसके पीछे मुझे एक रीज़न नजर आता है कि कंपनी जो है स्टेबल कंपनी है, और ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। सो ये कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ की जो उम्मीद होती है वो कम होती है, क्योंकि ये स्टेबल और अपने हिसाब से चलती हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा बूम पे चल रहा है, तो जो म्यूचुअल फंड है, जो DIIs हैं, वो यहाँ से पैसे को निकाल के उन कंपनियों में शिफ्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जहाँ पर आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है शेयर प्राइस के अंदर में। साथ ही साथ में हमने बैलेंस शीट के अंदर में देखा, पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखा, तो हमें यहाँ पर अभी तक तो कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नजर आया नहीं है। साथ ही साथ में अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि पहले के जो ग्रोथ रही है, जिस टाइप से पहले कंपनी ने सेल की उसकी जो ग्रोथ रेट है, उसी के हिसाब से हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं, आगे फ्यूचर ऑफ प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगले 5 साल में 10 साल में कहाँ पर शेयर का प्राइस हो सकता है ऑन बेसिस ऑफ अर्निंग्स। सो उसी के बेसिस पर हमें डेटा ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है।
सो आज से 10 साल पहले अगर 2013 का अगर देखा जाए, यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर में देखा जाए, तो 2013 में यहाँ पे रिजर्व जो थे 165 के आसपास में थे, और उसी चीज़ को जो 10 साल बाद में जो रिजर्व हो गए वो 723 प्रॉफिट कर करके कंपनी ने जनरेट कर लिए, प्रॉफिट कर करके जनरेट कर लिए 723, वो भी बिजनेस से। सो इसके हिसाब से यहाँ पे जो नॉर्मल सीएजीआर जो रिटर्न देखने को मिल रहा है वो 16% का देखने को मिल रहा है। अगर पिछले 3 साल का सीएजीआर रिटर्न हम लोग देखते हैं, जो कि 2020 455 था, तो वो अगर सीएजीआर रिटर्न देखते हैं तो हमको देखेंगे 12% का सीएजीआर रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो हम इसी के बेसिस पे एक 13% का ग्रोथ रेट मान के चलते हैं, 10 साल के आगे के फ्यूचर की प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो प्राइस देखने को मिल रहा है वो 2000 देखने को मिल रहा है, दैट इज बुक वैल्यू। और आज के दिन जो कंपनी का प्राइस चल रहा है वो बुक वैल्यू की 1.4 मतलब 1.5 पॉइंट गुना ऊपर चल रहा है। तो हमें 3000 का स्टॉक प्राइस अगले 10 साल के अंदर में देखने को मिल सकता है, दैट इज अगेन 3.5 गुना ऊपर, 3.5 गुना नहीं, मतलब 4 गुना ऊपर आप मान के चल सकते हैं कि 4 टाइम्स स्टॉक का प्राइस जो देखने को मिल सकता है, अगर इसी स्पीड से इसी तरीके से प्रॉफिट्स को मेंटेन रखती है तो। बट यहाँ पे हमने सिर्फ प्रॉफिट्स को कंसीडर किया है, कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें जो अप्रिसिएशन होता है उसकी वजह से जो कंपनी में वैल्यू इंक्लूड होती है उसको इंक्लूड नहीं किया है। सो अगर वो भी इफेक्ट लेती है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस और भी ऊपर देखने को मिल सकता है। अभी तक कंपनी के हमने फंडामेंटल्स, फ्यूचर, ग्रोथ सब कुछ देख के अच्छे खासे से हम लोग सेटिस्फाइड हो रहे हैं। बट अभी अगर लोग थोड़ा सा चार्ट को टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर भी देख लेते हैं कि चार्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और उसके बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स हैं उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो स्टॉक है एक इस टाइप से पैटर्न बना हुआ अपने को नजर आ रहा है, जिसके अंदर में अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो कंपनी का जो स्टॉक है थोड़े जो शॉर्ट टर्म के टाइम पीरियड को ब्रेकआउट देते हुए सस्टेन करते हुए ऊपर जा रहा है अपने एक अच्छे खासे रेंज के अंदर में। सो अभी नियर टर्म में अपने को जो टारगेट देखने को मिल रहा है वो 1100 के आसपास में देखने को मिल रहा है, और अगर 1100 का हम लोग टारगेट रखते हैं तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम 650 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं और 1100 का टारगेट लेके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमने जो अभी डिसाइड किया है 10 साल का जो टारगेट है वो मेंटेन्ड रहेगा। सो फाइनली आई होप यू लाइक्ड आवर एफर्ट्स एंड सी यू टुमारो।